कल हमने आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका हिंदी के बारे में बात की थी। सर ने काफी आगे तक पहुंचा दिया था, उसे एक रिकैप के थ्रू हम देख रहे हैं। तो जैसे आप परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि कैसी होनी चाहिए उसमें हम बात कर रहे थे। तो इसमें परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि में हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं भाषा और गणित की। तो उसी में आज हम बात करेंगे गणित की संदर्शिका की। तो गणित की हमें 3 संदर्शिकाएं मिली हुई है। कौन कौन सी क्लासेस के लिए मिली है? 1, 2 और 3 के लिए। वेरी नाइस। इसके बाद जो हमारी संदर्शिकाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। जो भाग है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनको 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। तो वो 10 भाग कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख भी रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ इनके बारे में विस्तृत आगे दिया गया, उसी पर हम एक फोकस करते हैं कि जो पहला भाग है, पहला भाग क्या बताता है। पहले भाग पे आते हैं हम। तो पहला भाग हमें क्या बताता है कि परिचय, ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का हमें परिचय देता है। जो गणित की संदर्शिका है उसका परिचय देता है क्या कि गणित, उसमें बताया गया है कि गणित की प्रक्रियाएं कैसी है, गणित जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें हम कैसे गति और समझ में संतुलन बनाएं। ये हमें पहले वाले पार्ट में बताया गया है। दूसरे वाले पार्ट में हमें बताया गया है कि शिक्षक आधारित, जो शिक्षण आधारित क्रियान्वयन संदर्शिका है उसकी रूपरेखा और उपयोगिता क्या है, क्या उसकी रूपरेखा होगी, उसकी उपयोगिता कैसे हम उसको उपयोग करेंगे, ये बताया गया है। तीसरे भाग में हमें बताया गया है कि आधारशिला गणित का जो महत्व और शिक्षक की उसमें क्या भूमिका रहेगी, ये बताया गया है। इसमें प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षण और गणित और जीवन से उसको कैसे जोड़ना है, ये बताया गया। फिर नंबर 4 जो है कक्षा कक्ष में गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण, कौन सा हमें कंसेप्ट लगानी चाहिए, तो वो ELPS है। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ELPS एक्सपीरियंस विद E फॉर एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, L फॉर आगे इसको हम विस्तृत करेंगे। और 5 का जो हमारा भाग है उसमें क्या है? कक्षा संचालन। कक्षा का संचालन कैसे हो, तो कक्षा के संचालन के लिए उसमें बताया गया है कि शिक्षण कार्य में विविधता होनी चाहिए, भौतिक वातावरण को गणित शिक्षण के अनुरूप बनाना चाहिए, कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी हो। जो हमारी ध्यान आकर्षण में टेक्निक भी है 18, उनमें आपने देखा होगा कि उनमें बैठक व्यवस्था एक शिक्षक टेक्निक है, इसी में बताया गया। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं कि जो छठा भाग है उसमें क्या बताया गया है कि वार्षिक कार्य योजना कैसी होगी। हमारी जो वार्षिक कार्य योजना कैसी होगी, 7वें में अवधारणा और शिक्षण योजना के बारे में बताया गया है। 8 में शिक्षण योजना और आकलन प्रपत्र के बारे में बताया गया है। ये आकलन योजनाएं कैसी होंगी, शिक्षण योजना, अभ्यास पत्र और आकलन प्रपत्र कौन से भाग में रहेंगे? भाग 8 में रहेंगे। भाग 9 जो है कक्षा में भौतिक वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए जो पोस्टर हमें मिले हैं वो इसमें आएंगे, जो हमें पोस्टर मिले हैं वो इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भाग जो हमारा 10 है अनुलग्नक, इसमें संदर्भ सूचियां दी गई हैं, इसी पे हम विस्तृत नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो अब इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम देख रहे हैं कि गणित शिक्षण की सामान्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो गणित शिक्षण की सामान्य प्रक्रियाएं यहाँ से आप देख रहे होंगे कौन कौन सी है। यहाँ से 5 इसमें दी हुई है, उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि गणित की सामान्य प्रक्रियाएं की समस्या समाधान। पहली कौन सी है? समस्या समाधान। एक बार रिपीट करते चलेंगे, समस्या समाधान। दूसरी कौन सी है? तर्क करना। तीसरी कौन सी है? आकलन। तीसरी है आकलन। और चौथी हमारे पास है सामान्यीकरण, जिसको हम इंग्लिश में जनरलाइजेशन कहते हैं। और फिर 5 में लास्ट है निकटीकरण या अप्रोक्सीमेशन। ये 5 सामान्य हमारी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो गणित शिक्षण में हमें काम आती है, आप यहाँ से समझ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका की आवश्यकता क्यों है, इस पर चर्चा की जाएगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गणित में 2 तरह के हमें पैटर्न लगाए जाते हैं। एक तो दोहरान वाले जिसपे रिपीटेशन होता है, और दूसरा क्या है? गति बढ़ाने वाले। तो गति बढ़ाने वाले और समझ बढ़ाने वाले 2 तरह के एप्लीकेशन है। मगर जो हमारी कंसेप्ट आजकल क्लास में लगाई जाती है, कौन सी लगाई जाती है? ये वाली लगाई जाती है, दोहरान बढ़ाने वाली। रिपीटेशन वाली हमारी चलती है। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया में समझ और गति के बीच संतुलन हम कैसे बनाएंगे, कौन कौन से घटक हैं जो हमें समझ बढ़ाने पर कार्य करते हैं। समझ बढ़ाने पर कार्य करने वाले घटक कौन कौन से हैं कि हम वास्तविक जीवन से जुड़ाव करें, बच्चे का कहां से जुड़ाव करें? वास्तविक जीवन से। उसके बाद मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त में संबंध,
जो ईएलपीएस की कंसेप्ट है वह मूर्त से अमूर्त में संबंधी है, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ईएलपीएस की पहले हम रियल ऑब्जेक्ट से उसको क्या बताते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि कल इसके बाद दैनिक जीवन में उसका उपयोग कैसे करें, कैसे हम एप्लीकेशन करें, तो ये समझ बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद है गति बढ़ाने वाले घटक कौन कौन से हैं? मानक केंद्रित, प्रक्रिया को रटना और बार बार दोहराना, ये कैसे घटक हैं? गति को बढ़ाते हैं। तो मगर हमें इनमें संतुलन लाना है, हमने पहले भी बताया था। आप यहां से देखेंगे कि वर्तमान में यहां से पूरा दिया हुआ है कि वर्तमान तरीकों में गति बढ़ाने वाले अभ्यास ही प्रमुखता से किए जा रहे हैं, मगर हमें इनमें दोनों में संतुलन लाना है, तो ये इसमें बताया गया है। इसके बाद कि क्रियान्वयन के जो चरण होंगे, कौन कौन से चरण होंगे उस पर हम फोकस करते हैं। क्रियान्वयन के चरण कौन कौन से होंगे कि प्राथमिक स्तरीय गणित और गणित शिक्षण की समझ, ये हमारे चरण होंगे। वार्षिक कार्य योजना बनाना, कैसे उसमें दी गई है। आधारभूत गणितीय अवधारणाओं पर समझ हमारी, शिक्षण योजना और आकलन प्रपत्र का हम उपयोग कैसे करेंगे, ये भी इसमें हमारा क्या है? चरण है। भौतिक वातावरण का निर्माण कैसे करेंगे, कौन कौन से संसाधनों का हम उपयोग करेंगे, ये भी इसमें दिया गया है। तो नेक्स्ट इन्हीं पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। जो हम बता रहे थे कि ईएलपीएस की जो बात की थी वो यहाँ दिया गया है, और हम इसमें आप देख रहे होंगे कि ई फॉर एक्सपीरियंस या अनुभव। ठोस वस्तुओं के साथ हम बच्चे से क्या करेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ कि ठोस वस्तु के साथ कार्य कराएंगे, यानी कि हम ठोस वस्तुओं में क्या ले सकते हैं? कंकड़, छोटे पत्थर, चौक के टुकड़े, पेंसिल के टुकड़े, या हमारे पास जो स्केच पेन होते हैं, वो कुछ भी चीज ले सकते हैं, वो अवधारणा के अनुसार हम उसमें यूज करेंगे। इसके लिए हमें जो मैथ की मिली है कल आपको प्रदर्शित की गई थी, उसके बारे उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, कल दिखाई गई होगी, नहीं तो आज मैं लाया हूँ, दोबारा से इसको शो कर देंगे। फिर लैंग्वेज, यानी कि बोलचाल की भाषा के साथ अनुभवों को व्यक्त करना, बताना, जैसे कहानी घटना को उपयोग करके खेल द्वारा गणितीय संक्रियाओं को बताना, ये भाषा है। पिक्चराइजेशन, यानी कि पिक्चराइजेशन आप समझ रहे होंगे कि हमने जो उसको ठोस, हमने कहा कि ये एक दरवाजा है, फिर हम इस एक दरवाजे को क्लास बोर्ड में बना देते हैं, तो वो उसका पिक्चराइजेशन हो जाता है। फिर उसका सिंबल हम उसके नीचे भी देते हैं, हमने दरवाजा बनाया है, फिर हमने उसके नीचे इसका सिंबल बनाया एक, यानी कि हम ईएलपीएस के थ्रू ही चलेंगे। ई एक्सपीरियंस, उसको रियल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस हमने कराया दरवाजे से, या हम बोल रहे हैं कि भाई ये एक पेन है, इसका एक हमने फोटो बना दिया कि पेन का फोटो बन गया साहब ये, अब इसके नीचे हमने सिंबल में लिख लिया है ये इस तरह से 1, तो ये हमारा क्या हो गया है? ईएलपीएस की कंसेप्ट यहां से क्लियर हो रही है। कक्षा प्रबंधन के लिए जो संदर्शिका का उपयोग करना है, ये इसमें विस्तृत कि कैसे हम क्या करेंगे इसमें बताया गया है। पहला आप पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ रहे होंगे कि छात्रों की रुचि बना रखने के लिए शिक्षण कार्य में विविधता लाएंगे, यानी कि एक ही कंसेप्ट को हम अलग अलग चीजों से बताने की कोशिश करेंगे। कभी हम चौक के माध्यम से जोड़कर आ रहे हैं, कभी हम चौक के टुकड़ों की, कभी पत्थर से, कभी सूखी पत्ती से, तो उससे वैरायटी आएगी, तो उससे वो बच्चे अच्छे समझ रहे होंगे। वैरायटी जब टीचिंग में रहती है तो कक्षा के संचालन को आपने समझ लिया होगा यहाँ से। इसके बाद है कि वार्षिक कार्य योजना का पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है कि किस तरह से वार्षिक कार्य योजना होगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये चीजें उसमें होंगी। जब आप ये गणित की संदर्शिका देखते होंगे तो उसमें इस टाइप से पूरा, अभी हम नेक्स्ट भी देखेंगे। अब इस वार्षिक कार्य योजना में की विशेषता क्या है, क्वेश्चन बनता है कि वार्षिक कार्य योजना की विशेषता क्या है, तो उसमें उसकी विशेषता यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि पाठ्य योजना से संबंधित पाठ्य पुस्तक जो हम गिनतारा है हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें दिए गए पाठ का ये भी रहेगा कि कौन से पेज पे दिया गया है, कहाँ से आपको लेना है। फिर पाठ्य योजना के 2 भाग होंगे। कार्य, इसमें नेक्स्ट देख रहे होंगे कि कार्य पत्रक आकलन हेतु दिए गए होंगे। आकलन के पश्चात शिक्षक प्रत्येक बच्चे के शिक्षण अधिगम संप्रेषण को दर्ज करने के लिए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करेंगे। आकलन प्रपत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे। अब उसका पूरा फ्लो चार्ट इन्होंने यहाँ दे दिया है, जिसकी बात हम पीछे कर रहे थे। ये फ्लो चार्ट यहाँ दिखाया था हमने, ये फ्लो चार्ट आप देख रहे होंगे, इसको कैसे है उन्होंने आगे दिखा दिया। ये इस तरह से जो हमारी वार्षिक कार्य योजना है वो इस तरह से है।
कि एक इसमें 10 कॉलम है पूरे, आप काउंट करोगे तो सीरियल नंबर, महीना, विषय, कोड, दक्षता, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण योजना, कौन से पृष्ठ पर दिया गया है, कौन सा अभ्यास आप लगाओगे, कौन उसकी पृष्ठ संख्या क्या है, सारा इसमें बताया गया है। इसके बाद इसका यहां से आप कि अवधारणा और शिक्षण कार्य योजना संख्याओं की समझ और कार्य के लिए इस तरह से है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा विवरण दिया गया है कि यहाँ एलओ यानी कि एलओ कोड यानी कि लर्निंग आउटकम कोड आप समझ रहे होंगे, पहले भी कई बार बताया जा चुका है। इसमें जो पहला अक्षर होता है ये क्या रहता है, कि सब्जेक्ट, और दूसरा जो डिजिट होता है वो क्लास का होता है, और वो दूसरे और तीसरे डिजिट वो दक्षता दिखाता। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम कोड है। इसकी जो दक्षता है, इसका जो कोड को मैप किया गया है उसकी दक्षता के साथ ही, यानी कि M101 क्या है कि बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास लंबा छोटा, यानी कि प्री नंबर कंसेप्ट जो है वो छोटा बड़ा ये इसमें बताया गया है। विषय वस्तु क्या रहेगी, कैसे हम करेंगे, पूर्व ज्ञान बच्चे का क्या होगा, यहाँ पूर्व और अपेक्षित ज्ञान भी इसमें दिया गया है कि बच्चे अलग अलग स्तर पर गिनना, पूर्व ज्ञान ये स्कूल आते हैं, ये तो कुछ पता ही है सबको। फिर कार्य योजना कैसे है, इसमें क्या सामग्री हम यूज करेंगे, 3D सामग्री यूज करेंगे, कार्डबोर्ड यूज करेंगे, पोस्टर। इसमें नीचे यहाँ लिखा गया है CM, यहाँ आप देख रहे होंगे कि CM01, CM02, CM03 ये क्या है, तो यहाँ ये चार्ट जो आपको कल बताया गया होगा उसमें। हाँ, तो वो जो हमें 102 चार्ट मिलने हैं उनमें जो मैथ वाले चार्ट हैं उनका कोड इसमें दिया गया है। ये फिर जो हमारी शिक्षण योजना होगी, जो आप ये पीछे देख रहे हैं, आगे देखोगे तो वो उसका फिर ये फ्लो चार्ट इन्होंने दिया है। जो शिक्षण योजना आप नेक्स्ट देखोगे उसका इन्होंने फ्लो चार्ट दिया है कि पाठ्य पुस्तक का पाठ, कार्य पुस्तक के पेज, आवश्यक संसाधन, शिक्षण विधि का प्रयोग, ये हमें क्या दिया गया है, जो हम नेक्स्ट अभी इसकी जो कार्य योजना है उन्होंने लिख के भी दिखाई है। आपने जिन हमारे साथियों ने वो पढ़ी है, आपने देखा भी होगा कि दो उन्होंने दो गतिविधि दी हुई है, जैसे एक ये है। आप अभी नेक्स्ट देखोगे कि कहाँ दी गई है वो, ये इस टाइप से। ये जो आप यहाँ देख रहे होगे स्क्रीन पे, उसका ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है और ये इसका रियल है कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि शिक्षण उद्देश्य क्या है हमारा, यहाँ आकार व वजन की समझ बनाना। फिर उसमें हम कौन सा लर्निंग आउटकम हमारा कौन सा यूज होगा, तो आप यहां से देख रहे होंगे लर्निंग आउटकम का कोड भी दिया गया है। उसके बाद इसमें जो हम संसाधन यूज करेंगे, यहाँ टाइल्स, और ये भी दिया गया है कि टाइल्स यूज करेंगे। यहां से आप ये टाइल्स देख रहे होंगे, ये टाइल्स हम यूज करेंगे। जो हमने टाइल्स नहीं दिख रही है, यह टाइल्स लिखा हुआ है यहाँ, ये ग्रीन से टाइल्स लिखा हुआ है ऊपर पोस्टर का। टाइल्स जो हम यूज करेंगे, जो TLM यूज करेंगे, वो भी इन्होंने बता दिया है कि कौन सा TLM हम यूज करेंगे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस बाद में जो अभ्यास की चीज, अभ्यास देख रहे हो, तो अभ्यास इसमें आप कार्यपत्रक के द्वारा देख रहे हो कि तिकोने में इसमें कलर करना है, सही आकार में रंग भरो। जब हमने उनको सारा यानी कि आकार और उसके वजन, उनकी सारी चीजें सिखा दिया, उसके बाद आकलन कैसे करें, तो आकलन के लिए हमें प्रपत्र दे दिया है। तिकोना बच्चे समझिए, बच्चों पे थोड़ी होगा, नहीं ये हमारे पास ही रहेगा। हाँ, ड्रॉ कर। तो इसमें तिकोना हम उन्हें दिखा देंगे। अभी जो हमने आपको दिया था कि भाई तिकोना है, तिकोने में वो समझ गए होंगे कि आयत कौन सा है, आयत में वो कलर कर लेंगे। चौकोर कौन सा है, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा आता है उसे आयत वर्ग का पता नहीं रहता, वो सबको चौकोर ही मानता है। फिर वृत्त में कलर कर लेंगे, अंडाकार है उसमें अंडाकार कर लेंगे, सही विकल्प नीचे दिया गया। तो इस तरह से बहुत अच्छी आप देख रहे होंगे, बड़ी अच्छी कार्य योजना है। फिर इसी तरह से उन्होंने नेक्स्ट दिया है कि एक से संगति पर दिया है। सर एक मिनट यस सर, देखो ये वृत्त लिखा है, सर्कल और वृत्त, लेकिन दो जगह